नमस्कार। मैं एक बार फिर लाइव आ गया हूं काफी दिन के बाद। हालांकि इससे पहले मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर लगातार आपसे बात हो रही थी, लेकिन आज कुछ ऐसा खास हुआ कि फिर दिल चाहा कि लाइव आऊं और आपकी राय भी जानूं कि आप दरअसल क्या सोच रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन था और हमेशा की तरह मीडिया में बहुत हाइप बनाई गई थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कोई बड़ी बात या कोई इंटरनेशनल इशू पर कुछ बात कही जाएगी या ऐसी बात होगी जिससे हमारा और आपका कुछ नफा नुकसान जुड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर तकरीबन 20 मिनट अपनी बात कही। बात वो जो बिल आने से पहले आप तमाम बातें सुन रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ये बिल लाया गया था, जो सदन में पहले से ही सब जितने लोग जरा सी भी पॉलिटिक्स समझते हैं उन्हें खूब पता था कि ये बिल गिर जाएगा, ये चलेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत उस तरह का वो कोरम नहीं है, वो संख्या नहीं है जो आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी के इस बिल को लाने से पहले ही राहुल गांधी जो एलओपी हैं उन्होंने कह दिया था कि ये बिल चलने वाला नहीं है, सिर्फ लाया गया है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। बहुत सारे क्राइसिस हैं और खासकर जो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जिनमें अभी तमिलनाडु में वोटिंग बाकी है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग बाकी है, तो वहां पर लोगों का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, लोगों को जरा सा पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए ये कोशिश की जा रही है। वैसा ही मुझे भी लगता है। आज भाषण दिया इन्होंने और मोदी जी ने अपने तरीके से पहले तो कहा कि ये ऐतिहासिक मौका था कि जब देश की महिलाओं को इतना बड़ा अवसर मिलने जा रहा था, यानी 33% आरक्षण उनको मिलता, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। 2029 के बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाती और ये पूरी तरह से दुनिया भर में भारत का नाम बहुत बुलंद और बहुत रोशन हो जाता, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण मिलता। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग इतनी पॉलिटिक्स समझते हैं, आप देखते हैं नगर पंचायत के चुनाव होते हैं या नगर पालिका परिषद के चुनाव होते हैं या नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसमें आज तक, मैं नगर पंचायत से बात करता हूं बल्कि ग्राम पंचायत से बात करता हूं, के प्रधान पति होते हैं और बीडीसी है तो उसकी महिला के नाम से सीट हो गई, लेकिन सारा काम काज कौन देखता है? उसका पति या उसका पिता या जो जिम्मेदार होता है। महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ किया जा रहा है, सीट में आरक्षित सीट हो जाती हैं, लेकिन चुनाव में यहां तक कि जनता जनार्दन नाम भी नहीं जानती। मैं खुद, मेरी निकटवर्ती जो ग्राम सभा है वहां जो प्रधान जी हैं वो प्रतिनिधि हैं, उनकी माता जी प्रधान है, लेकिन मैं नाम भी नहीं जानता कि उनकी माता जी कौन है, क्या नाम है। बस उनके बेटे या उनके पति या उनके बाप का नाम जानते। हर जगह ये स्थिति है। तो आरक्षण वो 33% कर दिया जाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को इस लायक बनाया जाए, इतना सशक्त किया जाए कि वो किसी मुद्दे पर अपनी बात, यानी जाति तौर पर अपने नाम से, अपने विचार से कुछ कह सकें। तो अभी ये स्थिति तो बहुत दूर दिखाई देती है, ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह से डीएमके ने और जिस तरह से न जाने किन किन पार्टियों ने विरोध किया, और जब ये बिल गिर गया तो मेजें थपथपाई। ये मेजें नहीं थपथपाई गईं, बल्कि महिलाओं के अपमान पर जश्न मनाया गया है। ब्रजेश विश्वकर्मा जी आ गए हैं, लिख रहे हैं, ये लीजिए एक व्यंग, आज नहीं तो कल ढूंढ लो। पढ़ लेता हूं आपकी बात। आज नहीं तो कल ढूंढ लो, उलझे हुए सवाल है हल ढूंढ लो, विकास का तालाब गंदा हो चुका है, विश्वास का कोई और कमल ढूंढ लो। जी बिल्कुल, जिस तरह से विश्वास खंडित हुआ है लगातार, आम जनता जो सोचती है कि कुछ हमारे मतलब की बात होगी। मैं तो समझ रहा था कि शायद भारत में जो ये तेल संकट है या एलपीजी संकट है उस पर कुछ राय रखेंगे। हो सकता है जो मोदी जी को पहले जिस तरह ट्रंप ने मना किया था कि यहां से तेल लें वहां से न लें, शायद उसके विरोध में आज कुछ बोलेंगे, कुछ देश की आन बान शान के सिलसिले से कुछ बात कही जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जैद जैसी का कमेंट आ गया, लिख रहे हैं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल संपूर्ण समर्थन से पास किया गया था। मगरमच्छ के आंसू न बहाएं, हिम्मत है तो 2023 वाले बिल को लागू कर दें। कल गिरा हुआ बिल परिसीमन बढ़ाने का था, संविधान को बदलने का था, अहंकार का बिल था। जी इनकी राय है। देखिए, सबसे पहले जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कल आया सदन में, वो 131वां संशोधन था, यानी इससे पहले 130 संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं, ये 131 था। अगर ये हो जाता तो 131 संशोधन पूरे हो जाते। अब दूसरी बात है, मोदी जी ने अभी अपने भाषण में एक बहुत खास बात कही कि ये संविधान का भी विरोध है, यानी संविधान संशोधन के बिल का न पास होना संविधान का अपमान है, संविधान का विरोध है। अब आप बताइए,
कि क्या इस पर कहा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तमाम देश की महिलाओं से क्षमा चाहता हूं। जो देश की महिलाएं हैं उनको इतना स्वर्णिम अवसर मिला था, लेकिन ये कांग्रेस, ये समाजवादी, ये डीएमके, ये न जाने कौन कौन पार्टियों ने ऐसा कर दिया। पहली बात तो यह है कि जब एक बिल के बारे में ये पता था कि ये चलने वाला नहीं है, सक्सेस होने वाला नहीं है, तो आप लाए क्यों थे? आपको पता था कि ये बिल गिर जाएगा, सबको पता था, मगर आप लाए क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता था। पश्चिम बंगाल का चुनाव जहां आखिरी वोटिंग 29 को है, तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव जहां 23 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, शायद ऐसा सरकार ने सोचा कि शायद ये भाषण जो है बहुत इमोशनल जिस तरह से आज दिया गया, शायद उससे महिलाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। और मैं विश्वास से कहता हूं कि शायद पड़े भी, क्योंकि जिस तरह से हमारे वोटर सोच रहे हैं, जिस तरह से लोगों की राय है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वो सोचें और किस तरह से काम करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा भाषण कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस, एक तो ये भी वो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आज भी कहा कि कांग्रेस एक परजीवी की तरह है। बिल्कुल, ये परजीवी आप जानते हैं, पैरासाइट को कहते हैं, जो अपना वजूद उसका कोई जाति नहीं होता, यानी किसी के सहारे से जिंदा रहती है। जैसे बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, किसी के जख्म में बैठे हुए हैं, उसी का खून चूस रहे हैं, जो बहुत से कीड़े आप जानते हैं, मैं उदाहरण क्या दूं। तो वैसी कांग्रेस है। फिर उसके बाद जो इतनी बुरी दशा में पार्टी हो, वो इस लायक भी है कि आपके बिल को गिरा देती है, जगह जगह विरोध करती है। फिर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सीमाओं के जितने विवाद हैं सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। जो कांग्रेस के जाने के बाद 2014 के बाद डोकलाम में जो इतना विवाद हुआ सीमा पर चीन से, और उसके बाद चीन का दावा जो अरुणाचल प्रदेश पर आया वो क्या था, और वगैरह वगैरह। जैद जैसी लिख रहे हैं कि अपनी पत्नी से क्षमा मांग लें, वो भी एक महिला है। जी, इस तरह की बातें भी जाहिर है सोशल मीडिया पर लिखी जाएंगी, क्योंकि अगर महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है मन में प्रधानमंत्री के, तो शुरुआत तो हर अच्छे काम की अपने घर से की जाती है। अगर महिलाओं के आरक्षण के लिए इतने पवित्र विचार हैं कि तो उस पर सोचना चाहिए कि भाई महिलाओं को उनका हक दिया जाए। महिलाएं नौकरी मांग रही हैं, देश का बेरोजगार अपनी मांगे रोजगार के लिए परेशान है, वो नहीं चाहता कि देश में महंगाई आए। वर्तमान में देश में स्कूल में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से किताबों के दाम बढ़े, आम आदमी का ये मुद्दा है। आम आदमी चाहता है कि उसको सस्ती शिक्षा मिले, तो उस पर कब काम होगा? पड़ोस का एक छोटा सा देश नेपाल, वहां बालेन शाह नाम का एक व्यक्ति जो युवा है प्रधानमंत्री बनता है और प्राइवेट कोचिंग को बंद कर देता है। पूरे दुनिया में सराहना बटोर रहा है कि भाई उसने सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज है, उन्हें मजबूत करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप हैं कि आप बिल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि महिलाएं जो अपना जीवन यापन ही निम्नतम स्तर पर गुजार रही हैं, प्रधान जो मैंने मिसालें दी जो नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की, उससे हटकर जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा तो देश का जो बुनियादी ढांचा है वो ध्वस्त हो सकता है, अगर बिना सोचे समझे दिया जाएगा। जिस तरह से हमारा समाज है जिसमें पुरुष प्रधान है, हर धर्म हो, कोई भी संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन यही है कि पुरुष प्रधान समाज है। मैं हर समाज की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता हो, सब जगह पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को आरक्षण देने से मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल वही हाल हो जाएगी जिस तरह प्रधान पति है वैसे ही संसद पति हो जाएंगे, वैसे ही विधायक पति हो जाएंगे। तो बात यह है कि आप बुनियादी तौर पर महिलाओं को सशक्त करें। परवेज इदरीसी कह रहे हैं सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हम आपको दुबई से देखते हैं, बहुत शुक्रिया भाई परवेज भाई, आप हमें देखते हैं। ब्रजेश विश्वकर्मा जी हमें कुवैत से देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश भाई, आप लगातार हमें देखते हैं। तो आप लोग आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण मैं क्या कहूं, मेजें थपथपाना, महिलाओं का अपमान था, संविधान का अपमान हो गया क्योंकि बिल गिर गया, संविधान में संशोधन नहीं हो सका, और महिलाओं से माफी मांगी, पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगी। इतना बड़ा, इतना गोल्डन चांस आया था वो कांग्रेस की वजह से खत्म हो गया। जब कांग्रेस है ही नहीं, जब कांग्रेस खत्म हो चुकी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, वो परजीवी है, वो पैरासाइट है, तो भैया कौन सी ताकत है जो कांग्रेस को इतना पावरफुल बनाए हुए है कि वो सरकार के सारी व्यवस्था को बदले दे रही है।
आप सीमा विवाद के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। 2014 से आप हैं, 2026 चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम है, एक पोजीशन है। आप बहुत बड़ा लोकतंत्र है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1.5 अरब की आबादी है, परमाणु हथियार संपन्न देश है। जिस तरह से खामोशी से दुनिया का जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं, हम तो खुद परेशान हैं कि क्या आखिर सरकार कर रही, किस तरह से देश को वापस उस पोजीशन पर लाना चाहिए जहां पर आपको मिला था। और कम से कम देश में जो युवाओं की स्थिति है उस पर गौर करना चाहिए। जो संकट है वो रोजगार से जुड़ा हुआ हो, नौकरी से जुड़ा हुआ हो, महंगाई से हो, कृषि से हो। जो कृषि हमारी स्ट्रेंथ है उस पर बात करनी चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी का जो उनका पुरानी मांग है, आज की नहीं है, कब से धरना और प्रदर्शन हो रहा है मगर उस पर बात नहीं हो रही। मैं तो समझ रहा था शायद आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल दिया जाएगा, आज भारत अपनी आन बान के साथ कुछ बात रखेगा, लेकिन वैसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। वही सुनने को मिला जिसकी हमें आदत हो चुकी है। फहीम हनीफ भाई हमें सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप सभी देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपके मन में हो जो वो आप लिखें, जरूरी नहीं कि मेरी बात आप मान लें। मैं अपने विचार रख रहा हूँ, मोदी जी ने अपने विचार रखे हैं, प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है, देश की शान है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी बातें की जाएं कि पूरा देश एक साथ जब टीवी पर बैठ के आपकी भाषण सुन रहा है। हमें तो अंदाज़ा था कि क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर चुके हैं उसमें अंदाज़ा था कि भाई नोटबंदी हो चुकी है, लॉकडाउन हो चुका है, जनता कर्फ्यू लग चुका है, तो आज भी कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। हमें तो लगता है कि बिल्कुल बिना, सिर्फ जो चुनाव होने वाले हैं उन पर ही असर पड़ सकता है और तो कोई ख़ास बात नहीं थी। जैद ऐसी लिख रहे हैं, पत्रकार महोदय आपके वार्ड की सीट महिला थी, मौजूदा सभासद महिला का ही नाम नहीं मालूम होगा आधे से ज़्यादा वार्ड निवासियों को। जी बिल्कुल, मेरे वार्ड की खुद सभासद महिला हैं और मैं उनको उनके पति के नाम से, उनके बेटे के नाम से जानता हूं। मैं उनको निजी तौर पर उनका नाम भी नहीं जानता और ना जाने कितने सभासद ऐसे होंगे कि जिनकी ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में 33% आरक्षण किया जाए या 93% आरक्षण कर दिया जाए, जब उसका अपना कोई वजूद नहीं होगा तब तक कोई पहचान नहीं बनती। तो हमारे सभी दर्शक ब्रजेश विश्वकर्मा, फहीम हनीफ, जैद जायसी और परवेज इदरीसी, सभी का बहुत शुक्रिया कि आप हमें देखते हैं लगातार। मोदी जी का भाषण ओवरऑल मैंने बता दिया क्या था। समाजवादी पार्टी, डीएमके, कांग्रेस को उन्होंने कहा महिलाओं के विरोध के लिए ही जानी जाती, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता तो उनकी, इन पार्टियों की जिन्होंने विरोध किया, उनकी परिवारवादी राजनीति खत्म हो जाती। परिवारवादी राजनीति इस बिल से खत्म हो जाती। आप बताएं ऐसा हो सकता था? कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को दिया, कांग्रेस की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उन्होंने पहली देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस की बनाई हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं आई हैं। तो ऐसे में किसी पार्टी पर ऐसा आरोप लगा देना बिल्कुल तर्कहीन है और समझ से बाहर है। बहरहाल आप सब हमें देखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर किसी बर्निंग इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।